जिस प्रकार सिया के बिना राम का नाम अधूरा माना जाता है, उसी प्रकार पड़ोसी मुल्क नेपाल के बिना भारत भी निश्चित रूप से अधूरा ही माना जाएगा। जी हाँ, शुरू से ही ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक महत्वपूर्ण पहलू पर्यटन भी रहा है, जिसके कारण दोनों देश की जुड़ाव जो है और भी प्रगाढ़ होती बराबर नजर आती है। हालांकि नेपाल का पर्यटन भारत पर काफ़ी बड़े हद तक निर्भर करता है और अभी हमारे साथ नेपाल के पर्यटन, वन और वातावरण मंत्री सदानंद मंडल जी मौजूद हैं और आइए हम बात करते हैं उनसे नेपाल के पर्यटन के बारे में और जानते हैं कि क्या है भविष्य की नई योजनाएं नेपाल के तरफ से पर्यटन को बढ़ावा को लेकर के। नमस्कार सर, आवाज 24 न्यूज़ में स्वागत है। हम भारत के पत्रकार हैं और आपके पास यह जानने के लिए आए हैं कि नेपाल सरकार के तरफ से, पर्यटन विभाग के तरफ से क्या नई योजनाएं हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, खास करके नेपाल के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। आप भारत से आए पत्रकार को मैं अपना मंत्रालय में आपको स्वागत करना चाहता हूं, स्वागत कर रहा हूं। और खास करके आप जो अभी हमारे नेपाल और भारत के बीच का संबंध के बारे में भी आप बात उठाएं, रामायण का, महाभारत का या त्रेता युग से नेपाल और भारत का संबंध के बारे में जो बात कहे हैं, निश्चित रूप में बात सही है। जो सिया बिना राम अधूरा, राम बिना सिया अधूरा, वैसा ही नेपाल और भारत का ऐसा संबंध है जो संसार में किसी और मुल्क के पास में ये संबंध नहीं है। तो इसलिए इस संबंध को और प्रगाढ़ बनाने के लिए, इस संबंध युगों युग से आ रहा है, इसको और निरंतरता देने के लिए, सदावे कायम रखने के लिए हम लोग पर्यटन के माध्यम से भारत और नेपाल का जो संबंध है इसको भरपूर आम पब्लिक, आम जन स्तर तक कैसे पहुंचेगा, इस हिसाब से हम लोग पर्यटन वर्ष 2082 नेपाल में मनाने जा रहा हूं। और इसी संदर्भ में खास करके भारत के से थल मार्ग से आने के लिए हवाई साधन में जो आते हैं वो तो आते हैं, लेकिन हमारे और आपके भारत के बीच में जो बॉर्डर है, खुला बॉर्डर है, सीमा है, उस खुला बॉर्डर के जरिए से कम खर्च में नेपाल, हमारे नेपाल, उसमें भी कोशी प्रदेश, जो कोशी प्रदेश का सुंदर हिम श्रृंखला सब है, उसके बाद में सुंदर झरना सब है, मनोरम झरना सब, उसके बाद में धर्म स्थल सब है, उसके बाद में पद मार्ग सब है, धार्मिक संस्कृति और यहाँ का रहन सहन, जो कल्चरल प्रोग्राम सब होता है, ई कल्चरल संस्कृति, प्राकृतिक जो बसोबास है यहाँ का, जो नेपाल जिस टाइम में निर्माण हुआ है उसी टाइम से कुछ प्राचीन लोगों सब का बसोबास अभी तक है इस नेपाल में। ये यावत खेल पर्यटन भी है, ये सब बहुत सा पर्यटन चीज सब है। इस सब को विस्तार करने के लिए और हमारे भारत के आम नागरिक को दिखाने के लिए, घुमाने के लिए, नेपाल और भारत के संबंध बढ़ाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ाए हैं। और इस कार्यक्रम के जरिए हमारे और आपके बीच में, भारत के बीच में जो संबंध है, इस संबंध को और प्रगाढ़ मजबूत बनाएंगे, वो विश्वास के साथ हम लोग ये कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ाए पर्यटन वर्ष 2082। सर, हमारे दर्शकों का, खास करके भारत के दर्शकों का, जो पर्यटक के रूप में सीमांचल से, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल से जो नेपाल घूमने आते हैं, उनके कुछ सवाल रहे हैं। सवाल सबसे पहला हम ये भी कहेंगे कि आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं और आपके अंदर अभी ये डिपार्टमेंट है पर्यटन का जो आ रहा है, जो आप देख रहे हैं। खासतौर पे बॉर्डर पर जो सुविधाओं की बात काफ़ी दिनों से की जा रही है, जो चेकिंग को लेकर के पर्यटकों को काफ़ी समय वहाँ लग रहा है, दूसरा असुविधा भी काफ़ी हद तक नज़र आ रही है। इसके लिए सरकार कौन सी नई कदम उठा रही है जो कि सुविधाजनक तरीका से पर्यटक जो है बॉर्डर पार सके और उनके अंदर जब आने के बाद भी चेकिंग व्यवस्था भी उस तरह से ना हो जिससे कि उनको परेशानी का सामना करना पड़े?
धन्यवाद। वास्तव में ये बात जो भारतीय पर्यटक और भारतीय वासियों को इस समस्या से जो इस समस्या झेलना पड़ रहा है, इसमें नेपाल और कोशी प्रदेश पूर्ण गंभीरता के साथ आगाड़ी लिया है, बढ़ रहा है। जो भारत और नेपाल के संबंध तो बहुत अच्छा है और संस्कृति भी एक ही संस्कृति है। जैसे आपका चेहरा और मेरा चेहरा में कोई फर्क नहीं है। बसोबास जैसे आप रहन सहन करते हैं, आपको जैसे बसोबास है वैसा ही बसोबास मेरा भी है, नेपाल का भी है। और मट्टी, नेपाल का मट्टी भारत का मट्टी में कोई फर्क नहीं है, सेम है, सब कुछ ठीक है, वातावरण भी ठीक है। भूगोल, थोड़ा भूगोल फर्क भूगोल है। जो भूगोल हमारे पास है वो भूगोल आपके पास में नहीं है, जो आपके पास में है वो मेरा पास में नहीं है। तो पब्लिक को सब भूगोल से मिलाने के लिए, घुमाने के लिए जो अभी झंझट महसूस कर रहा है भारतीय पर्यटक लोग, भारतीय आम नागरिक लोग, इनको कैसे दूर किया जाए, इसलिए हम लोग एक ठोस योजना बनाए हैं। जैसे आप लोग आएंगे तो बॉर्डर, जो हमारे कोशी प्रदेश का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में आने के बाद में वहां पर आप लोग को अभिलेख, जैसे हम लोग भारत जाते हैं तो हम लोग को अभिलेखीकरण किया जाता है। वहां पर जी बिल्कुल। हमारे सिटीजनशिप को वहां पर चेक किया जाता है, किस उद्देश्य से आप जा रहे हैं, आए हैं, वहां पर अभिलेखीकरण किया जाता है। वैसा ही हम लोग अभिलेखीकरण करेंगे। उसमें क्या सर अभी तो अभिलेखीकरण नहीं हो रहा है, अभी सीधा आधार कार्ड लिया जा रहा है। अगर 4 व्हीलर आ रही है तो उसका जो है डॉक्यूमेंट पे काम चल रहा है। अभिलेखीकरण से तो समय और ज्यादा लगने वाला है। क्या ये जटिल प्रोसेस होने वाला आने वाले समय में पर्यटकों के लिए? मैं बता रहा हूँ आपको, अभिलेखीकरण करेंगे। अभिलेखीकरण करने के बाद में आप गाड़ी से आएंगे तो गाड़ी को संपूर्ण कागज पत्र चेक होगा। वहां पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स आपको एक ही जगह बुझाना पड़ेगा। हम लोग एक तो टूरिस्ट स्टिकर का व्यवस्था किए हैं। आपको गाड़ी में टूरिस्ट के रूप में स्टिकर लगाया जाएगा। उस स्टिकर के माध्यम से आप किस गंतव्य तक जाने वाले हैं, उस गंतव्य तक में आपको नेपाल के सुरक्षा कर्मी से कोई किस्म का टेंशन और कोई किस्म का कठिनाई महसूस नहीं होगा। हर जगह आपको साथ मिलेगा और आपको जो टैक्स जो है यहाँ का, नगर, आप लोग नगर निगम कहते हैं, हम लोग नगर पालिका कहते हैं, जिसको स्थानीय हिसाब से स्थानीय गवर्नमेंट कहा जाता है, उस संपूर्ण को टैक्स एक ही जगह लिया जाएगा, उसी बॉर्डर में। ये कब से लागू होने की संभावना है अभी नेपाल में? हम लोग शुरुआत अगाड़ी बढ़ा दिए हैं, कार्यक्रम स्टिकर छापने के लिए लगा दिए हैं, सिस्टम निर्णय कर चुके हैं। सिस्टम के लिए अब वैसे रखिए, जनवरी, आने वाले जनवरी से ही शुरुआत हो जाएगा ये काम। पर्यटकों के लिए ये एक सुविधाजनक चीज है जो काफी परेशानी इससे दूर हो सकती है, जो अभी देखने को मिल रही है। दूसरा एक सवाल यह भी रहा है सर कि भारत में जो यूपीआई सिस्टम चल रहा है वो काफी ही जो वहां पर हर जगह पर ऑनलाइन पेमेंट वगैरह की जा रही है। क्या नेपाल सरकार की, भारत सरकार, आपके मंत्रालय के द्वारा या वहाँ के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कोई ऐसी बातचीत हुई है कि जल्द से जल्द नेपाल में भी भारत का यूपीआई काम कर सके? ट्रांजेक्शन चूंकि जो है करेंसी के लेन देन में भी काफी कठिनाई आती है, खास करके तराई के क्षेत्रों में। विराटनगर और आसपास के एरिया में तो बॉर्डर तक काम कर रहा है, लेकिन अगर इसके आगे हम जाते हैं, धरान के आगे जा रहे हैं, तो हमें जो है यूपीआई सिस्टम तो काम वैसे भी नहीं कर रहा है और आमतौर पे करेंसी भी बहुत जगह 500 का नोट भारत का नहीं लिया जा रहा है, कठिनाइयां हो रही हैं। अब ये भारतीय करेंसी और नेपाल के करेंसी में जो बात उठी है, एक तो निर्णय नेपाल सरकार ने क्या किया है, 25,000 से ज्यादा भारतीय लोग लेकर नेपाल में नहीं घूम पाएगा और नहीं घूम सकता है। तो इसको निरुत्साहित करके हम लोग एक ठो कार्यक्रम ला रहे हैं। नेपाल के राष्ट्रीय बैंक और नेपाल सरकार के बीच में एक ठो छलफल जो आप उठाए हैं, तो यूपीआई वाला,
ये छलफल आगाड़ी बढ़ रहा है। दूसरा बात, ये जो 25,000 से ज्यादा पैसा बोक कर या अपना बैंकिंग हिसाब से कारोबार आगाड़ी कैसे बढ़ाएगा, इसमें छलफल चल रहा है। ये भी आपको ये निर्णय भी यथाशीघ्र ही होगा। ये निर्णय आपको संघ से करना पड़ेगा, केंद्रीय सरकार करेंगे, केंद्रीय गवर्नमेंट करेंगे। उम्मीद रख सकते हैं कि ये मतलब होना पॉसिबल है और जल्द से जल्द पॉसिबल है कि भारतीय लोग यूपीआई का इस्तेमाल नेपाल के बाजारों में भी, तराई क्षेत्रों में भी कर सकें। हम लोग यहाँ से अपना प्रदेश से कुछ सिस्टम बना चुके हैं और इस सिस्टम बनाकर केंद्र में आगाड़ी बढ़ा चुके हैं। और इसी बीच में 2 दिन पहले 3 दिन पहले प्रदेश का पर्यटन मंत्री सबको एक तो मीटिंग था। उस मीटिंग में ये विषय जोरदार रूप से उठा है। तो हमको उम्मीद लगता है जो आने वाले जनवरी तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन जनवरी फरवरी तक में इस समस्या को समाधान हो जाएगा। मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आपके सरकार और वहाँ की जो सरकार में है, अभी किस तरह का वातावरण चल रहा है? क्या सब कुछ कुशल मंगल है? एक दूसरे के प्रति जो पुरानी योजनाएं चल रही थी या आगामी योजनाएं होने वाली हैं, पॉजिटिव तरीके से हो रही है? भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है, उस संबंध आपको प्रगाढ़ संबंध है। और मैत्रिक संबंध जो है, बेटी रोटी का जो संबंध है, इसमें मोदी जी नेपाल के विषय में पूर्ण रूप से गंभीर है। और जितना योजना नेपाल के विकास करने के लिए जितना भारत आगाड़ी बढ़ रहा है, उसमें किसी तरह से कमी नहीं है। और मोदी सरकार, भारतीय सरकार नेपाल में करने वाले, साथ सहयोग देने वाले और नेपाल का योजना, नेपाल का जनता का समस्या से वो गंभीर है। और नेपाल भी भारत के गतिविधि के विरुद्ध में, भारत सरकार के विरुद्ध में कोई भी ऐसा अनर्गल काम और भारत के मन के विपरीत कोई भी खराब काम नहीं करने वाला है, किया है, नहीं करेगा। इसलिए हमको विश्वास है जो भारतीय सरकार जल विद्युत के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो या पर्यटन के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में नेपाल को एक तो भाई समझ के अच्छा विश्वास के साथ सहयोग करेंगे और करते रहेगा। अंत में सर, भारतीय पर्यटकों को, खासतौर पे बिहार, बंगाल और झारखंड के पर्यटकों को क्या संदेश देना चाहेंगे नेपाल के तरफ से, खास करके पर्यटन के तरफ से? पर्यटन मंत्री के हैसियत में मैं रहकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपके माध्यम से, आवाज 24 के माध्यम से मैं आम बिहारवासी को, जो मेरा पड़ोसी है, मेरा छिमेकी है, जो एक कदम उधर बिहार, एक कदम इधर नेपाल, तो संपूर्ण पड़ोसियों से मेरा विनम्रता अनुरोध है। यूपी वासी का, बंगाल का, झारखंड का, जो हमारी सीमा से नजीक है, वैसे तो आम भारतीय नागरिकों से मेरा सादर अनुरोध है, निमंत्रण है, आप नेपाल आइए। गत साल बाबा बागेश्वर हमारे यहाँ आए हुए थे, जहाँ चतरा धाम है, जहाँ पर ब्रहा बाबा है। जो संसार में आप सब धाम कीजिए, ब्रहा धाम नहीं कीजिएगा तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ब्रहा धाम में आए हुए थे और वो आम रूप से बाबा ने लोगों को, भारतीय लोगों को कह रहा है, जो आप नेपाल एक बार जाओ, नेपाल घूम कर आओ, नेपाल देखो क्या है। तो ऐसा ही जैसे रामधुनी हमारे यहाँ अभी, जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण को वशिष्ठ मुनि को यही रामधुनी में पहले आश्रम था त्रेता युग में, और अयोध्या से वशिष्ठ मुनि ने राम और लक्ष्मण भगवान को यहीं पर लाकर शिक्षा दीक्षा दिया गया है। रामायण में वैसा लिखा है। अभी भी रामायण में सुरसर धारा कहकर नाम है,
और वशिष्ठ मुनि का आश्रम कोशिका के तट पर था, वो कहकर रामायण में अभी भी है। तो यहीं से राम लक्ष्मण जो भारत जनकपुर गया था, यही नेपाल से ही, यही रामधुनी से, जहां पर अभी रामधुनी है, यहाँ से जनकपुर में जाकर धनुष तोड़ा और माता सीता से शादी स्वयंवर रचाया गया था। तो उस टाइम में भगवान राम जो धुनी कहते हैं या क्या कहते हैं उसको, धुनी जो बाला था उसको यज्ञ जो प्रारंभ किया था, तो हवन करने के बाद में वो यहाँ से बाल कर जो गए वो लौट कर नहीं आए हैं। वो धुनी आज तक यहाँ पर चल रहा है, बल रहा है धुनी जी। त्रेता युग से धुनी अभी तक चल रहा है, कभी वो बंद नहीं हुआ है, वहां पर चल रहा है। ये यावत बात सब, जैसे बराह क्षेत्र हालेसी है, पाथीभारा है, जहां पर आप मांगिए जाकर वो चीज मन्नत पूरा होता है। ये सब धार्मिक क्षेत्र का जो बात सब है, ये संपूर्ण चीज दर्शन कराने के लिए नेपाल में और इसी कोशी प्रदेश में संसार के टॉप श्रृंखला, हिम श्रृंखला, जो पहाड़ हिमालय नेपाल में है, सगरमाथा, उसके बाद माउंट मैकालू है, लगायत विभिन्न पहाड़ सबका, हिमालय सबका दर्शन कराने के लिए आपको क्या कहते हैं, झरना सबको दर्शन कराने के लिए हम लोग आतुर हैं। इसलिए आप लोग आइए मेरे नेपाल, और कोशी प्रदेश आपको भरपूर साथ और सहयोग भी करेगा, स्वागत भी करेगा। आप लोग जो झंझट महसूस कर रहे थे, जो नेपाल का सुरक्षा कर्मी से हम लोग को बारंबार टॉर्चर करता है, गाड़ी रोक कर पैसा वसूल किया जाता है, वहां पर टेंशन देता है, ये सब अब समाप्त हो गया है। समाप्त हम लोग कर देने के लिए निर्णय कर चुके हैं। अब आप आराम से नेपाल घूम सकते हैं, कोशी प्रदेश घूम सकते हैं, कोई झंझट नहीं होगा। आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम कीजिएगा तो यहाँ की वहां जहां पर भी आपको कानूनी कार्रवाई में जाना पड़ेगा। वैसे पर्यटक के रूप में आप अपना जिस जगह जाना है, संपूर्ण जगह आप घूम कर आइए। आपको नेपाल का सुरक्षा कर्मी, नेपाल का सरकार, नेपाल का जितना पदाधिकारी लोग हैं, सब साथ और सहयोग रहेगा। और हम लोग भी, आप लोग जो वहां पर पूर्णिया एक्सपो कर रहे हैं या भारत जैसे जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, बैजनाथ धाम जाते हैं, वैसा ही आप लोग बराह क्षेत्र आइए, रामधुनी आइए। यहाँ का जो रामधुनी जो यज्ञ जो जहाँ पर बाले हुए थे, वो यज्ञ को वहाँ का राख आप लगाकर, टिक्का लगाकर आप जाइए, जिससे आपको शरीर और मन्नत भी पूरा होगा। जहाँ पर भगवान राम ने जो चिराग में आग बाला हुआ था, वो अभी तक मौजूद है, संसार में कहीं नहीं है, यहीं पर है, नेपाल में ही है। ये संपूर्ण चीज देखने के मौका मिलेगा। धन्यवाद सर, आवाज 24 न्यूज़ को आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये थे के माननीय सदानंद मंडल जी, जो पर्यटन, वन तथा पर्यावरण मंत्री हैं, वातावरण मंत्री हैं। इन्होंने बतलाया कि नेपाल और भारत का संबंध सदियों पुराना है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से प्रगाढ़ रूप से जुड़ा हुआ है, और ये आए दिन और भी प्रगाढ़ होता चला जाएगा। दोनों सरकारों का जो संवेदन है वो लगातार एक दूसरे के प्रति सकारात्मक है, और ये रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहेगा। आप भी बने रहे आवाज 24 न्यूज़ पर। नेपाल से मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।